यू आर फीलिंग अशेम्ड क्योंकि आप अपने बिजी स्केड्यूल से आप क्लिनिक के अंदर भी टाइम निकाल के आप मीटिंग ले नहीं, रहे हमने हैं। आज के पेशेंट्स कल के लिए शिफ्ट किए और अशेम्ड की तो बात ही नहीं। आप एक हम अशेम्ड नहीं हैं, तो हम मानते हैं कि आई एम ये जो मैं काम कर रहा हूँ जी ये पेशेंट देखने जैसा ही महत्वपूर्ण काम है। और लिखना भी तो लाइफ को समझना है, तो वो मरीज बिल्कुल सर, समझना बिल्कुल है सर, तो लिखना ही समझना है लाइफ को। एंड मैं भी अपना होमवर्क करके आई हूँ। आई वॉच ऑल योर इंटरव्यूज आपके। हाँ और जी। टू बी ऑनेस्ट आई वाज टेलिंग अनन्या हु वाज मैनेजिंग एवरीथिंग, आई एम लाइक अनन्या मैं बहुत इंटिमिडेटेड हूँ अब, क्योंकि मैंने इंटरव्यू सारे सुने आपके। मुझे था मैं अच्छे सवाल पूछूंगी भी या नहीं पूछूंगी। मैंने आप कम से कुछ कम 5 ड्राफ्ट बनाए आपके लिए। अरे कमाल है, कमाल है। आपको जो तो पूछेंगे और हमसे जो बनेंगे हम देने जी की कोशिश करेंगे। मतलब मैं जी हमेशा मैं जब एक बार राज्यसभा टीवी में गया था, हाँ तो जी, वहाँ एक देखा इंटरव्यू लड़की जी थी, सब मुस्लिम लड़की, नाम भूल रहा हूँ। उसने मुझे बोला कि जी। सर पहले बैठ के चाय पी लेते हैं और हम्म क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने हम्म क्वेश्चंस क्यों डिस्कस करेंगे? हम्म तो उसमें क्वेश्चंस जनरली जो आते हैं, अभी जी अभी जावेद अख्तर साहब आए थे, उन्होंने कहा हाँ नहीं मेरे जी पहले क्वेश्चन बताइए, ताकि हाँ मैं भी श्योर और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आप। हम्म तो मैंने कहा नहीं मैडम, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है, आप जो पूछो और उस समय स्पॉन्टेनियस जो राइट। क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो आई मजा उसी थिंक का बातचीत का। आई थिंक वो इसलिए आता है, देयर इज अ सेंस ऑफ फियरलेसनेस। सटायरिस्ट है, अगर आप व्यंगकार है, तो अगर आप डर गए क्वेश्चन नहीं से हमें, तो आप और कैसे लिखेंगे? जी डरने के अलावा जी हमें नहीं आता तो हम साफ इतना भी कह सकते हैं ना कि यार इसका जी उत्तर हमसे नहीं बन रहा। सॉरी, जी आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया और मेरे से नहीं बन रहा। और जी आपको हम बधाई दें कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया और हमसे नहीं बन रहा। अब हम या क्या करें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप सर, जब इंटरव्यू एडमिट फॉर्मेट में इनमें होता भी है, आई थिंक सही जवाब से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो पर्सनालिटीज होती है उनको डर ये लगता है कई बार सच बोलने का मन नहीं होता या बताने का जज्बा नहीं होता। मगर आप सेटायरिस्ट है, आपको ऑनेस्ट भी होना है, आपको ट्रांसपेरेंट भी होना है। हमारे, तो हाँ, मेरे साथ दिक्कत ये भी है कि अगर आप बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी पूछ जी लें। जी अभी अभी एक इंटरव्यू लिया गया है, इन्हीं से इन्होंने अरेंज किया था। सरकार ने कोई जी। नवेदन ली, उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे, झगड़। हाँ हेलो। इज इट सलीम जी? Hi, सलीम, हाँ या नमस्ते Namaste. सलीम। How are you? हम तो हेलो बहुत हेलो खुश हैं। हेलो सलीम जी, थैंक मुझे यू नहीं सो I'm मच मालूम फॉर कि so रिलेटिंग। बाकी relieved बाकी to लोग be कितने honest. खुश होंगे। मैं सलीम को पहली बार देख रहा हूँ और एक फोटो है मेरे पास इनका, मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ। क्या मैं दिस इज शॉकिंग फॉर मी नाउ। अब मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि ट्रांसलेटर एंड ऑथर का क्या रिलेशनशिप होता है व्हाइल ट्रांसलेटिंग अ बुक, मगर दिस कम्स एज अ ह्यूज सरप्राइज टू मी कि अगर आपने, मुझे लगा खूब वीडियो कॉल्स होती होंगी स्केड्यूल वीक बाय वीक, बट दिस इज कोई भी शॉकिंग फॉर मी। अच्छा, ये अब तो ये बहुत सारे एक सवाल है मेरे लिए। हाँ ये ये एक किस्म का एक मोहब्बत का रिश्ता है जिसमें बोलना नहीं पड़ता। हाँ और जी। आप समझ जाते हैं दूसरे के मन की बात। तो हमारा हम्म, अ, सलीम से एक बहुत मोहब्बत का रिश्ता हो गया इसी अनुवाद के दौरान। जी वरना अनुवाद शुरू करने के टाइम तो हमने इनको बहुत डिस्करेज किया था कि मत करो, ये बहुत ऐसी चीजें, आप थैंकलेस सा जॉब हो जाएगा। और लोग इसमें बहुत सारे लोकल डायलेक्ट्स इतने हैं, जी जी इडियम्स इतने सारे हैं, पर इन्होंने इतना जबरदस्त मेरे को पहला चैप्टर करके भेजा राइट। कि हाँ मैं तो बोल्ड हो गया। और इनकी हाँ सिंसियरिटी और हम्म। बहुत बहुत जबरदस्त आदमी है ये। तो हम इस बारे में जरूर बात करेंगे कि एक हम्म, ट्रांसलेटर का क्या रोल होता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक किताब को लेके। पहले मैं रीडर्स को इंट्रोड्यूस जरूर करवा देती हूँ। तो मुझे 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 सलीम साहब नहीं दिख रहे हैं उस Oh, पर। मैं ये रहा। हाँ, तो नहीं मतलब आई तीनों थिंक एक। जूम का फॉर्मेट ये है ज्ञान जी कि जो जी, whoever is speaking वो आते हैं नहीं आएगा। स्क्रीन ओके, पे। श्योर श्योर। तो अगर आप चाहें तो अनन्या को मैं बोल देती हूँ, वी कैन स्प्लिट द स्क्रीन। अनन्या, इट्स अप टू यू। हम दोनों कम से कम जब बोले तो अगर इस स्क्रीन जैसे मैं आज दिख रहा हूँ, अभी आप भी दिख रही हैं, जी एक अगर बगल में सलीम भी दिखेंगे
तो मजा आ जी। जाएगा। पर मैं आप दोनों नजर आ रहे हैं। टेक्निकली हम दोनों ही मतलब हम दोनों को तय करना पड़ रहा है सलीम से। सलीम ज्यादा टेक्निकली इनकॉम्पिटेंट है कि मैं? हमारी इसमें इसमें हाँ, हम तो मैं दोनों। उससे अनन्या, हाय, कैन यू हियर मी? इफ यू कैन, अनन्या, कैन यू प्लीज स्प्लिट द स्क्रीन, अगर पॉसिबल होता है तो जूम फॉर्मेट में। सर, मैं भी उतनी ही हाथ तंगी है मेरी व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स व्हाई अनन्या को ये सारा करना पड़ा है काम। हेलो मैं मैम। बहुत ही खराब हूँ हेलो इस चीज मैम। हेलो सर। हेलो। हाय। सो नमस्ते। जूम का फॉर्मेट ये है कि सिंस आई एम द वन रिकॉर्डिंग इट, ओनली आई यस। कैन सी यू थ्री। चलो एंड कोई बात। आप एन मौके पे कुछ मत करिए कि पूरा घपला हो जाए। चलने दीजिए जैसा कर रहे हैं। आप श्योर इसे चलने श्योर, थैंक यू। अच्छा। सिस्टम नाराज। सिस्टम नाराज नहीं होना चाहिए। सिस्टम नाराज हुआ तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो सिस्टम यार। अच्छा, टू आवर डियर रीडर्स, तो जो हमारे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी है, पहले मैं उनसे स्टार्ट करूंगी इंट्रोडक्शन। वो सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, वो अपने क्लिनिक में अभी बाय द वे बैठे हुए हैं, बट ही इज ऑल्सो सटायरिस्ट, वो व्यंगकार भी है, एंड उन्होंने बहुत सारी किताबें, ही हैज रिटन सेवरल बुक्स। खामोश नंगे हमाम में, धर्मयुग, एंड जो उनकी सबसे फेमस है बुंदेलखंड ट्रिलॉजी स्टार्टिंग विद बारामासी। 2005 के अंदर ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। जो उनकी किताब है बारामासी, इट इज रिसेंटली ट्रांसलेटेड एज अलीपुरा बाय जगरनॉट बुक्स। और जिन्होंने ट्रांसलेट करा है वो है सलीम यूसुफ जी, जो छुपे हुए हैं, एंड वी कांट सी हिम मच ऑन द स्क्रीन। He has been a school teacher for 15 years. 12 साल वो ले एंड लद्दाख में रहे हैं। उन्होंने 2 किताब अब तक एडिट कर ली है। वन इज अम्बेडकर द अटेंडेंट डिटेल्स 2017 में, एंड द अदर को-एडिटेड बुक इज बैटलिंग ऑफ इंडिया, अ सिटीजन्स रीडर विद गीता हरिहरन। अलीपुर उनकी फर्स्ट ट्रांसलेशन है, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी व्हाट अ ट्रांसलेशन इट वाज, ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन, जो ज्ञान जी भी कह रहे थे। तो एक कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड भी देना चाहूंगी। तो ज्ञान जी यही कह रहे थे कि वी आर बैटलिंग हु इज मोर इनकॉम्पिटेंट टेक्नोलॉजी के अंदर, ज्ञान जी, मैं या सलीम जी। तो हुआ ये कि 2 हफ्ते लगातार हम मेल्स पे करस्पॉन्ड कर रहे थे, ऑल 3 ऑफ अस, हमारी टीम, सलीम जी एंड ज्ञान जी। तो ज्ञान जी को ट्यूटोरियल भी हुआ, कुछ कंफ्यूजन भी हुई इंस्टा लाइव के लिए। फिर उसके बाद सलीम जी से भी ट्राई करा, एंड इन दी एंड एवरीवन गेव अप। उन्होंने बड़ा सिंसियरली ट्राई करा इंस्टा लाइव करने का, मगर हुआ नहीं, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग अ जूम कॉल दिस टाइम। तो आई एम सो सॉरी, मैं एक अपॉलॉजी से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आपने फिर भी कोशिश करी कोऑर्डिनेट करने के लिए, बोथ ऑफ यू टुक आउट टाइम ट्यूटोरियल्स के लिए, मगर इट डिड नॉट वर्क आउट। एक स्मॉल कन्फेशन भी है सर। सो हुआ ये कि ये किताब थी, बाय द वे दिस इज अलीपुरा हमारी। मेरे पास बारामासी नहीं है। आई वुड हैव लाइक द बोथ थिंग्स कि एक साथ में बारामासी और फिर अलीपुरा। तो हुआ ये कि मैंने 3 चैप्टर्स पढ़े अलीपुरा के, मगर मुझे लगा आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग, और इंटरव्यू भी है, अच्छा नहीं लगता। मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करा बोथ द बुक्स। तो मेरा 4th चैप्टर अभी बाकी है, तो अगर आपको कुछ क्लाइमेक्स हो तो प्लीज बताइएगा मत। विद द रीडर्स, आई टू वुड बी रीडिंग द 4th चैप्टर इंटरव्यू के बाद। तो मैं फॉर्मेट ये रखना चाहूंगी इंटरव्यू का कि पहले मैं ज्ञान जी से थोड़ा सा बात करूंगी अबाउट सटायर, एंड उसके बाद मैं सलीम जी से क्वेश्चंस लेना चाहूंगी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इफ दिस इज ओके ज्ञान जी एंड सलीम जी, ये फॉर्मेट। एब्सोल्युटली, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सलीम को भी कोई सलीम जी, प्रॉब्लम आई नहीं है। ऑब्वियसली वुड लव कि आप वे करिए अपने ओपिनियंस को भी इसके अंदर, क्योंकि सटायर इज समथिंग व्हिच इज ओपन टू बोथ एन ऑथर एंड ट्रांसलेटर। अगर ट्रांसलेटर को सटायर के बारे में डीप थिंकिंग या डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी, वो कभी भी जस्टिफाई ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग विद दैट सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि सटायर को समझना इज वेरी टफ, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉनर। क्योंकि एक बेसिक डेफिनेशन में, एक परिभाषा में, सटायर मीन्स टेलिंग द ट्रूथ, सच को बताना, मगर इस खूबसूरती से कि लोग हंस भी पड़े और उनको समझ भी आ जाए कि आपने बोला था।
अनदर इशू मगर विद सटायरिस्ट, सर बहुत लोग अपने आप को क्लेम तो करते हैं दे आर सटायरिस्ट, व्यंगकार, मगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाते उस थीम को। आपको क्या लगता है सर, व्हाट इज एग्जैक्टली सटायर? आपने जब पहला पहला बात आपकी कहूँ, आपने कहा कि ये सच को कहने का तरीका है सटायर। मैं कहता हूँ साहित्य तो हर चीज, कविता भी, कहानी, अंततः अगर वो सच नहीं कह रही तो वो साहित्य नहीं है, और वो कहीं ना कहीं वो उसके पाठक भी नहीं। यहाँ तक कि जासूसी उपन्यास भी जब आप लिखते हैं, जहाँ ट्रुथ के आसपास कोई घटना नहीं उठाई है, इमेजिनेशन से लिखी गई चीजें हैं, पर वो वही बड़े जासूसी उपन्यासकार हुए, चाहे वो अगाथा क्रिस्टी हो, चाहे हमारे उर्दू और हिंदी के इब्ने सफी हो, या अभी सुरेंद्र मोहन पाठक अभी जो एक जनरेशन में लिख रहे हैं, वो जासूसी उपन्यासकारी सफल हुए जो जीवन के करीब रख के अपने कैरेक्टर्स को, और फिर वो मिस्ट्री नॉवल लिखते थे या जासूसी नॉवल लिखते हैं। ऐसा ही व्यंग प्योरली केवल ट्रुथ नहीं बोलता, वो ट्रुथ के साथ जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, ट्रुथ के नाम पर जो विसंगतियां हैं, जो ट्रुथ कहा जा रहा है और ट्रुथ नहीं है, जिसे झूठ समझा जा रहा है और वो सच है, ये सारा जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है आपके चारों तरफ, वो चाहे वो राजनीति की हो, चाहे पर्सनल लाइफ की हो, चाहे इंडिविजुअल कैरेक्टर की हो, हर एक के चरित्र में जो विरोधाभास हैं, आप जो बोलते हैं ना कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं कुछ और, ये जो बड़ा ह्यूमन माइंड बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है आदमी को समझना। तो उस आदमी को पहले समझना, उस डिस्क्रिपेंसी को समझना, उस विसंगति को समझना, फिर उसे एक ऐसे इशारे में कहना तो रोचक तो है, तो वो ह्यूमरस भी हो गया, वो विटी भी हो गया, और वो कई बार हार्ड हिटिंग भी है, कई बार केवल इशारा करके रह जाता है, और ये बहुत कठिन विधा है व्यंग। इसीलिए मैं आपको केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको दुनिया की सारी भाषाओं में जब आप व्यंगकार, विशुद्ध व्यंगकार जो व्यंग समझते थे और लिखते थे, वो आप हर भाषा में, अंग्रेजी में जाइए, गिने चुने आप 10 का संख्या भी नहीं पहुंच पाएंगे, वो उतने, बस आप एक सिंगल डिजिट में व्यंगकार हैं, बाकी लोग लिखने वाले 20 ट्राई करते हैं, हिंदी में हजारों हैं, पर गिनी चुनी जो है वो मुश्किल से वही है कि आप एक डिजिट के बाहर नहीं जा पाते। उर्दू में बहुत बहुत खूबसूरत एक लंबी परंपरा है, उर्दू में ज्यादा रहे हैं, पर उसमें भी बहुत लंबी संख्या नहीं है। मराठी में, आपके गुजराती में, आपके तमिल में, सब जगह बहुत गिनो चुने पर वो इतने लोकप्रिय हो जाते हैं जहां होते हैं, हर आदमी चाहे वो कहीं हो। मैं समझता हूँ अंग्रेजी में जेरोम, या कि आपके ह्यूमरिस्ट, आपका कैच 22 जिनका है, हाँ नहीं, जॉर्ज ऑरवेल का नहीं है, कैच 22, जोसेफ हेलर का। अब वो इतना लोकप्रिय हुआ है तो हर एक को लगता है कि यार मैं ऐसा लिख दूं क्या, मैं ऐसा कुछ कर लूं क्या, तो उस कारण से बहुत सारे शौकिया किस्म के लोग या महत्वाकांक्षी जैसे लोग उसमें फिर आ जाते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं उस चीज को सटायर कह के। वो होता नहीं है, या वो हाफ बेक्ड सटायर होता है। और आप याद रखिएगा, हास्य, ह्यूमर और सटायर, ये जैसे एक्टिंग में कहते हैं ना कि अगर कॉमेडी है वो या तो है या फिर नहीं है जी, इट हैज टू बी 100%। आप अगर जरा सा नीचे आते हैं, आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है, आप नीचे आते हैं, तो आप हास्य की जगह वो हास्यास्पद, हिंदी में एक शब्द है कि आप हास्यास्पद हो जाते हैं, आप पर हंसा जा सकता है, आप ऐसा बन सकते हैं। तो ये ज्यादातर लेखन जो हिंदी में या किसी और भाषा में व्यंग के नाम पर हो रहा है, वो व्यंग ना होके वो हास्यास्पद जैसा लेखन है, क्योंकि व्यंग बहुत लोकप्रिय हो गया। परसाई ने, शरद जोशी ने, रविन्द्रनाथ त्यागी ने, रविन्द्रनाथ त्यागी ने, शियाल जी ने, कुछ मेरे उपन्यासों ने वो एक माहौल क्रिएट किया कि बड़ा यार ये लिखो तो लोग बहुत आपके फैन हो जाते हैं, आपकी दीवानगी बढ़ जाती है पाठकों में, तो बहुत सारे लोग लिखने वाले आ गए।
व्यंग उपन्यास भी लिखने वाले आ गए, पर बनता नहीं है। कठिन, एक कठिन विधा है, बहुत कठिन विधा है। जो आप सर ये कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी हार्ड प्रोसेस सटायर को लिखना, क्योंकि इसके अंदर एक मुझे जितना लगता है कि एक इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है ना, लेवल ऑफ मेच्योरिटी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप पहले जब तक सोसाइटी को समझेंगे नहीं, आप उसके बारे में सटायर नहीं लिख सकते। आजकल मिलेनियल्स जो आप कह रहे हैं सटायर जरूर ट्राई करते हैं, वेरी लो ओपिनियन हमारे मिलेनियल्स जो जनरेशन है उसको लेके, क्योंकि हम रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं और हम समझते कम है, मुझे लगता है हमारी जनरेशन। तो हम शोर तो बहुत जल्दी मचा लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सिटिंग डाउन थिंकिंग नहीं, इंट्रोस्पेक्टिंग, आप अपनी जनरेशन को मत वो करिए, ये हर जनरेशन में ऐसा था। आज ये जल्दी सोशल साइट्स वगैरह होने से ये बातें सामने आ जाती है, हमें लगता है हमारी जनरेशन कर रही है। हर जनरेशन को ये गलतफहमी होती है कि वो बहुत शोर मचा रही है और इस शोर का कुछ होगा। इसका जनरेशन टू जनरेशन केवल आपका तरीके बदल जाते हैं, पर हर जनरेशन में वो इमेच्योरिटी, फिर वो मेच्योरिटी, वो समझ और कुछ नई चीज। मैं तो आपकी जनरेशन से बहुत सीखता हूँ, तो मैं कहीं नहीं मानता। मेरे तो ज्यादातर रीडर आप ही के एज के, मेरे हिंदी के वर्ग के भी, मेरे को रात रात में फोन जो आते हैं, कभी रात बिरात, वो सब ऐसे IIT में कोई पढ़ रहा है बच्चा, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, उसने मेरा नॉवल पढ़ा है और वो रात में ही बात करना चाहता है, इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि वो चाहता है बताने की कोशिश करता है कि आप। तो मैं मानता हूँ कि हर जनरेशन से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का साथ, आपकी जनरेशन का। मैं नहीं मानता कि गलत कर रहे हैं आप। अंडरस्टैंड। हम जब मैंने भी अलीपुरा पढ़ा तो देयर इज अ सेंस ऑफ रेजोनेशन। जब हम पढ़ते हैं आपकी किताबों को तो रेजोनेट बहुत होती है द फ्रस्ट्रेशन दैट योर कैरेक्टर्स फील समटाइम्स, सोसाइटी का प्रेशर, इकोनॉमी का प्रेशर, मे बी दैट्स व्हाई जो आप कह रहे हैं IAS या IIT के जो हम सफर कर रहे होते हैं ऑल अलोन, तो कैरेक्टर से बहुत हमें वी रिलेट विद द कैरेक्टर। मगर जैसे सर मुझे लगता है कि एज अ सटायरिस्ट एक तो ऑनेस्टी चाहिए और एक फियरलेसनेस चाहिए उन कैरेक्टर्स को लिखने की। एक चीज जो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ कि यू हेसिटेटेड टुवर्ड्स राइटिंग अ सर्टेन टॉपिक जो आपको बहुत कंट्रोवर्शियल लगा और आप एकदम से रुक गए कि शायद मैं ये नहीं लिखता कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो आपने अपने यू ड्रॉ बैक, कभी वो हेसिटेशन फील हुई? ये प्रश्न अभी मुझसे एक इंटरव्यू में भी पूछा था हमारे सलीम साहब जानते हैं, नावेद साहब ने पूछा था कि असहमति जहां पर है या वहां के लिए कितनी गुंजाइश है आज व्यंग के लिए, क्योंकि आप जब असहमत होते हैं तो जो पावर में होते हैं लोग वो बुरा मान के और आपके लेखन के विरुद्ध एक पूरा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और सारा होता है। पर आप जब लिखते हैं, मुझे तो अभी मैंने अगला उपन्यास जो मेरा आएगा वो तो तानाशाही पर है, प्रेम पर है, देश प्रेम के फेक इस्तेमाल पर है। तो अगर कोई जोड़ चाहे तो आज के पूरे राजनीतिक सिस्टम से जोड़ के बात कर सकता है कि आपने तो ये आज के जितने लोग हैं राजनेता और जो प्रमुख प्लेयर हैं देश की राजनीति, उन पर लिखा है। पर मैं जब देखिए आप किसी व्यक्ति विशेष के कैरिकेचर बना के जब बात करते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं हाँ यार ये तो उस आदमी पर है, तो फिर वो कैरिकेचर बना के, कभी मैंने कैरिकेचर बना के किसी एक व्यक्ति विशेष को लेके कभी बात नहीं की। मैंने हमेशा आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप अगर आपकी तानाशाही प्रवृत्ति के आदमी है तो मैं उस तानाशाही प्रवृत्ति का एक कैरेक्टर खड़ा कर रहा हूँ, वो तानाशाही की प्रवृत्ति के खिलाफ लिख रहा हूँ, आपके खिलाफ नहीं लिख रहा। तो मैं कभी किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बोलने से कभी नहीं हिचकिचाया, लिखने से हिचकिचाया नहीं, पर मैंने कभी एक इंडिविजुअल आक्रमण करके किसी पर कहने की कोशिश की हो, ऐसा मुझे भी याद नहीं आता। मैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो इंडिविजुअल भी उस सिस्टम से पैदा हुआ है, तो जिसमें तो आप उसकी बात करिए ना, उस सिस्टम में जो कमी है जिससे एक आदमी पैदा हुआ है ऐसा वाला, हम उसकी बात करें। हाँ, तो हम कभी ऐसा लिखते हुए हमेशा रहता है कि आप लिखते हुए कभी ऐसा कंट्रोवर्शियल लिख रहे हैं तो आपको लगे कि इस पर कोई बात करेगा क्या।
मैंने राम राज्य पर एक उपन्यास लिखा था। और मेरे को बाकायदा राम राज्य के बहुत बड़े उपन्यासकार नरेंद्र जी थे, नरेंद्र कोहली। और कोहली जी को मैंने बोला उनसे पूछने के लिए कि साहब मुझे बताइए कि राम राज्य के आखिरी 14 दिन पर लिखना चाहता हूँ। सॉरी, राम चले गए हैं और पादुका राज पर, मैंने पादुका राज पर लिखा था। तो भरत ने 15 दिन कैसे शासन किया होगा कि पूरी अयोध्या आप व्याकुल है कि राम आ जाएं लौट के। ये आपका रामायण में लिखा है। तो बोले नहीं, बहुत अच्छा हो रहा था वो तो, भरत ने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा आप गलत बोलते हैं सर, क्यों? भरत तो उस समय 14 साल उन्होंने कहा था मैं महल में नहीं रहूंगा, मैं जाके वहां रहूंगा, मैं भी कुटिया बना के बाहर रहूंगा, तो मैं अंदर नहीं बैठूंगा, मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। सिंहासन पे चरणोपाधिकाएं रख दी गई। तो जब सिंहासन पे कोई चरणोपाधिका रखी हो जहाँ कोई शासन नहीं है, तो चरणोपाधिका के नाम पर कोई और शासन चलेगा। ये मेरी मरीचिका करके उपन्यास था, मुझे बहुत तुरंत डराया था, कह रहे राम भक्त आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैंने कहा मेरा उपन्यास पढ़िएगा सर, फिर बताइए कि मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ या बहुत जस्टिफाइड बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या राम कभी राज्य की क्रिटिसिज्म हुआ आपको ऐसे कि आपको ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ कि आपको कभी हिट हुआ हो या आपको बहुत बुरा लगा हो उसके लिए? नहीं, मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से जो फील किया वो लिखा जी। और मन में कोई पर्सनल कोई स्कोर सेटल करने की कभी भावना कभी किसी के साथ नहीं थी। तो फिर मुझे लगता है अगर आप ऐसा लिखते हो तो आमतौर पे ये चीज उठेगी नहीं। और एक और बात बताऊं आपको, बहुत अच्छी बात है वो, कि वो लोग जो इस तरह की चीजों में बैठे हुए हैं वो तो पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो आपको डर लिखते हुए पढ़ लेगा, जब पढ़ने का तो एक्शन का डर नहीं। जी। सर आप इतने सालों से जब आप गैर पढ़े लिखों को पॉलिटिक्स में और इसमें जाने देते हैं तो आप बहुत सेफ। सर आप इतने सालों से सटायर लिखते हैं, इतने 20-30 साल हो गए आपको। मेरा लिखना छपना बल्कि तो करीब 50 साल हो रहे हैं। मैं 70 साल जब आप 6th क्लास में हैं, आपने नाना की छठवीं के वो तो हाँ, वो लिखना तो उस तरह का तो मैंने 6वीं क्लास से शुरू कर दिया था। आज मैं 70 साल का हूँ। तो मैंने तो 8वीं 9वीं जब मैं 8-9 साल का 10 साल का था तब से लिखना शुरू कर दिया। तो 60 साल हो गया। पर छपना मेरा बाकायदा एक लेखक के तौर पर आइडेंटिटी, मान लीजिए 50 साल। और 45 साल से सटायर ही लिख रहा हूँ एक्सक्लूसिवली ज्यादातर, और उपन्यास लिख रहा हूँ। उपन्यास में बहुत कुछ है, सटायर नहीं है, वो एक पूरे जीवन की घटनाएं हैं, तो मैं लिख रहा हूँ। तो और मजा ले रहा हूँ। और मुझे क्या इट हैज चेंज्ड और द ट्रेंड हैज चेंज्ड सर, जो 30 सालों के अंदर जो ऑडियंस थी, जो आपकी सटायर शायद से 70s या 80s में पढ़ती हो और जो 2010 या 20s में पढ़ती हो, तो क्या आपको कोई चेंज फील हुआ, एवोल्यूशन ऑफ द ऑडियंस रीडर्स का? मैं वही आपसे कहना चाहूंगा कि सच जो बुद्ध के जमाने में सच था वो ज्ञान चतुर्वेदी के जमाने में भी सच है, वो सलीम के जमाने में भी सच है, और आगे जो अब जनरेशन आ रही है आप लोगों की, सच वही रहेगा जी। और अगर आप सच लिख रहे हैं तो आप एक शाश्वत साहित्य लिख रहे हैं, वो कभी नहीं खत्म हो सकता। तो मेरे रीडर 1970s में जो बने थे वो तो आज तक पढ़ रहे हैं मेरे को। अभी भी 80 साल का आदमी भी मुझे कहता है कि मैंने आपका वो भी पढ़ा था, यही पढ़ा था। और मेरे रीडर आपकी जनरेशन में भी हैं और उससे कम जनरेशन में भी हैं, और वो ढूंढ ढूंढ के पुराना भी पढ़ रहे हैं। और मेरे 1994 में जो नॉवल निकला था पहला, नरक यात्रा, जो डॉक्टरों के खिलाफ था, डॉक्टर था पर डॉक्टरों के और डॉक्टरी सिस्टम के खिलाफ था, उसको पढ़ के उस पर आज बात करते हैं। उसके जने कितने संस्करण निकल गए मुझे पता नहीं। मेरी किताबें रिप्रिंट बहुत होती है हिंदी में, ये आमतौर पे नहीं माना जाता। हिंदी में हम लोग लेखन को बोलते हैं नंगों के शहर में लॉन्ड्री की दुकान खोलना। तो आप लॉन्ड्री की दुकान खोलेंगे, नंगे आएंगे भी तो अधिक से अधिक आपके कपड़े उतार के ले आएंगे, तो उनके पास तो है नहीं। हाँ, तो आप थैंकलेस जॉब है ये कहते हैं हिंदी में, क्योंकि आप जितना लिखते हैं उसका इकोनॉमिकली आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा जी। आपके पैसे नहीं मिलते आपको। ये तो अभी हमको बहुत सारे मिलने लगे
जब मैं बहुत ही पॉपुलर हो गया तो मिलते हैं, जी, पर वरना कुछ नहीं मिलता, पैसे ही नहीं मिलते आपको। तो आप यूं ही लिख रहे हैं, मतलब थैंकलेस जॉब इस तरह हो गया। तो पर आप जी, लिखते हैं, आप लिखते जी। हैं और लिखते चले जाते हैं। तो सर, जो हिंदी लैंग्वेज होती है, क्या उसके अंदर एक फ्रीडम होती है सटायर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए? डज इट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी उर्दू एंड हिंदी के अंदर? बिकॉज आई हैव रेड बहुत अच्छे हिंदी के अंदर, जैसे आपने कहा उर्दू एंड हिंदी में बहुत ब्यूटीफुल सटायर है, जो इंडियन कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको समझ पाते हैं। तो क्या देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम दैट कम्स विद हिंदी लैंग्वेज? हर भाषा में मैंने जी, जैसे मैंने पीजी वुडहाउस को लगभग सारा पढ़ा है। जी, पीजी वुडहाउस अंग्रेजी के हैं, मैंने जेरोम को भी बहुत पढ़ा है, मैंने कैच 22 पढ़ा है। हर भाषा के अपने इडियम्स लोकल जो हाँ, होते हैं, उस कल्चर से जुड़े जो चीजें हैं जी, वो आती हैं उसमें। और मुसीबत है कि उसको अनुवाद कैसे करें। हम्म, मुसीबत वहां है। अभी सलीम साहब बैठे हुए हैं, और वो उसी पे जाएंगे क्वेश्चन। मैंने बहुतों से कहा कि पीजी वुडहाउस इतना खूबसूरत लिखते हैं, जी, और आप हिंदी वालों के पास पीजी वुडहाउस का नाम भर सुना है, कोई ऐसी हाँ, किताब नहीं उनकी उपलब्ध है जो पीजी वुडहाउस का जादू, हाँ, पीजी वुडहाउस के भाषा के लिए कहा जाता था कि अगर भाषा में संगीत देखना है, हम्म, आप संगीत सुनते हैं क्योंकि, पर आप क्या संगीत देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं पढ़ते जी, हुए उस म्यूजिक को? तो भाषा जब म्यूजिक में तब्दील हो जाए, तो हम्म, जब आप आनंद से सुर के आनंद में खो जाए, वो हम्म, पीजी वुडहाउस की भाषा है। अब उसको हम्म, अब तक हिंदी में अनुवाद करने की हिम्मत नहीं कर पाया कि हम्म, उसे हिंदी में के। पर ये मैं कहूंगा कि मेरी भाषा का पूरा संगीत, जी, कि आप अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या बात है, हिंदी में तो बहुत खूबसूरती से व्यंग आता है। हाँ जी, अगर मैं हिंदी के बारे में, अपने हिंदुस्तान के बारे में कह रहा हूँ, इन जी, कैरेक्टर्स के बारे में कह रहा हूँ, तो वो संगीत आएगा अगर मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, क्योंकि बोलियों में खासकर मेरे मेरे जी, लेखन में क्या है, केवल ये विशुद्ध हिंदी, खड़ी बोली वाली हिंदी नहीं है, जी, इसमें वो लोकल डायलेक्ट्स हैं। बिल्कुल, और वो उनका जो जो इडियम में मुहावरा है वो राइट, वाला, जिससे कि व्यंग्य पैदा होता है, रंग पैदा होता उसको हम तो कभी सोचते ही नहीं थे कोई अनुवाद कर सकता। है। बारामासी का कोई एग्जैक्टली, अनुवाद कैसे करेगा? कैसे और करेंगे? ये तो हाँ, एक दीवाना था जिसका नाम है सलीम, जो आपके सामने बैठा हुआ है। और हाँ, ये जी, 5 साल से इसमें थे कि मैं इसका अनुवाद करूंगा। और अच्छा, ये इतने सीधे साधे आदमी हैं कि इनको मेरा जी, फोन नंबर नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें लैंडलाइन नंबर छपा था, और लैंडलाइन मेरा डिफंक्ट हो चुका था। अच्छा, और ये वहाँ इन्होंने कहीं से मेरे हॉस्पिटल का नंबर लिया, वहां बात हम्म, की, वहां हम्म, से मैंने इनको मोबाइल नंबर दिया, इनको मैंने डिस्करेज किया पहले कि हम्म, यार तुम समझो कि ये उपन्यास इस तरह का नहीं है, मेरा हाँ, तो एक सीधा सीधा लिखा हुआ नरक यात्रा कोई अनुवाद नहीं कर पा रहा। तो राइट, तुम, तो इसने आप पहले, फिर ये हाँ, मुझे बहुत सिंसियर लगे और बहुत प्यार में हम्म, लगे उस किताब के और मेरे हम्म, वर्क के। तो हाँ जी, मैंने कहा करके देख लीजिए, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। मैं हम्म, तो हूँ कि ये किताब जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि अंग्रेजी में आ सकती है क्या, पर क्या, नहीं आएगी। मेरी रीडरशिप बढ़ेगी, मेरे बहुत सारे हाँ, लोग बढ़ेंगे। अलीपुरा हाँ, नाम से जब आई ये किताब, तो हाँ जी, मैंने कहा आप करिए। हम्म, पर इन्होंने, फिर मैंने कहा पहला चैप्टर भेज दीजिए। हम्म, इन्होंने पहला चैप्टर कहा, मैंने तो बना रखा है, आपको भेजता हूँ, आप देखिए। हम्म, मैंने कहा मैं हम्म, अंग्रेजी में अनुवाद को, अंग्रेजी, मैं तो डॉक्टर हूँ, हाँ जी, अच्छा अंग्रेजी बहुत पढ़ी लिखी है, मैंने अंग्रेजी लिटरेचर बहुत पढ़ा है। फिर भी मैंने अपनी बिटिया को और अपने बेटे को दिया कि एक अनुवाद अच्छा, कोई कर। मेरी बेटी बहुत इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई थी, हाँ, 8वीं क्लास में शेक्सपियर कंप्लीट मंगा के पढ़ने की कोशिश की थी, ऐसी बेटी थी। वो हाँ, डॉक्टर है, वो भी हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। तो मैंने उससे कहा, हाँ, उसने कहा पापा ये जो भी आदमी है, हाँ, आप इसके पीछे पढ़ के अनुवाद करवाइए, ये तो बहुत बहुत अनुवाद है, ये जो आपने भी 2-3 चैप्टर पढ़े इनिशियली। जी, और इनिशियली, डॉक्टर ने मुझे इनकरेज किया। मैंने कहा तुम समझो कि ये अनुवाद के लेवल पे कैसा है, तुम हाँ जी, अंग्रेजी किताबें पढ़ते रहते हो, तुमने मेरे हम्म, हिंदी पढ़ा है। मेरे बेटे ने तो मेरे हिंदी पढ़ा ही नहीं था। ये बारामासी मेरे बेटे ने हिंदी में नहीं पढ़ा, अच्छा, उसने पहली बार अलीपुरा पढ़ा, और उसने मेरे को अरे पहली बाप रे, बार पूरी लाइफ में पहली बार कॉम्प्लीमेंट किया कि पापा आप बहुत अच्छा लिखते हो, अलीपुरा पढ़ के। तो इससे इससे बड़ा एक आपका काम क्या हो सकता है। उन्होंने मुझे मेरे बेटे में की नजरों में एक रिकॉग्निशन दिला दी यार, कि उसने कहा यार आप बहुत बड़े लेखक हैं पापा, जी, आपने तो कमाल
लिखा है और उसने पढ़ा पहली बार जी। मेरा वर्क अलीपुरा से पढ़ा, उसने अभी भी हिंदी में नहीं पढ़ा हुआ है। बताइए। अलीपुरा का अनुवाद इतना खूबसूरत है, अभी बहुत कुछ अनुवाद को लेकर जी। था कि अनुवाद कठिन है, इतना खूबसूरत। अच्छा, एक बात हमारी हाँ। सलीम साहब से हुई थी कि सलीम जी। साहब ने कहा ये चीजें जो कि तुम लिखना, मैंने कहा जो कि तुम लिखा तो ये तो बहुत ही खराब हो जाएगा। हाँ। आप अगर उसको एक सोचते हैं अंग्रेजी में इस इडियम में ये वाली सेम बात कही जा सकती है, तो यू आर फ्री, यू आर फ्री टू चेंज दैट पार्ट, उधर जैसा करोगे वैसा। आपको फ्रीडम दे के बात हुई, क्योंकि आप वो क्रिएटिव काम है, व्यंग आप अनुवाद करना बहुत क्रिएटिव काम है। मतलब तो एक नई किताब लिखने जैसा है, तो अलीपुरा I एक नई also किताब। think sir, अनुवाद करना ट्रांसलेशन का भी जॉब एक थैंकलेस जॉब ही है, बिकॉज यू आर पुटिंग आवर्स एंड मंथ्स उसके अंदर एक किताब को, एक लिटरेचर को आप पूरा ट्रांसलेट करते हैं। मगर जनरली इट इज बिलीव द ट्रांसलेटर हैज टू रिमेन इनविजिबल। नहीं नहीं, सिर्फ पर जी हम चीजें अभी नहीं दिख रहे हैं, वो हम तो पूरा हर जगह बिना सलीम साहब की बात किए हम जी। तो बिना सलीपुरा को सोच भी नहीं सकते कि हाँ। और इसीलिए जब नाम भी ऊपर आया है तो मेरे नाम के साथ सलीम जी। साहब का नाम है बिल्कुल। हर जगह मेरे, क्योंकि ये नहीं कि हम किसी पर कोई एहसान कर रहे हैं या प्रकाशक एहसान कर रहा है, बिल्कुल। ये काम एक ओरिजिनल वर्क है जी। सलीम जी। सलीम जिसमें मेरी किताब आई है, पर ये सलीम का ओरिजिनल वर्क है। इसी हिसाब से इसको आप कंपेयर मत करो बारामासी किताब में कि बिल्कुल। इस किताब में ये लाइन थी और इसमें ऐसा कैसे लिख दिया। आप छोड़िए उस बात, हाँ जी। आप उसे सोच लीजिए। आप अलीपुरा को, मैं सब अपने रीडर आपके बैठे हुए हैं जी। सुन, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इसे एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंग्लिश नॉवल की तरह पढ़ के देखें। एक इंग्लिश सटायरिकल नॉवल है जो ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा है सलीम साहब की सहायता से। इसे ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आप बैठ के अगर एक तरफ अलीपुरा खोल लेंगे, एक तरफ आप बारामासी खोल लेंगे, एक तरफ अलीपुरा खोल लेंगे, फिर बैठ के शब्द से शब्द मिलाने के सोचेंगे, तो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, ना इधर आपको मैं आनंद आएगा। जरूर इंटरजेक्ट करना चाहूंगी। आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ योर इंटरव्यूज, तो उसमें आप एक्सर्प पढ़ते, बाय द वे सर आप एक्सर्प बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। बहुत कम ऑथर्स होते हैं कि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो मैं करता है अरे, और ऑडियो बुक होती, ऑडिबल बुक होती, इट वुड हैव बीन बेटर। तो आपका वो एक्सर्प था जिसमें छुटन बड़े मजे से बिब्बो के घर के पास जा रहा होता है, हंसता खेलता पॉट होल्स में से कूदता हुआ। तो आपने बहुत मजे से उसको बताया कि वन साइडेड लव है ये तो, कि भाभी उनके पूरे लोकेलिटी के लिए भाभी इज बिब्बो, मगर बिब्बो को खुद ही नहीं पता कि ही इज इन लव। तो वो बहुत ही अच्छा था एक्सर्प। मगर मैं ये भी सोच रही थी, सिंस मैंने अलीपुरा भी पढ़ी हुई थी, तो जो आप बोल रहे थे उस वक्त मुझे वो पैराग्राफ याद आया जो सलीम जी ने ट्रांसलेट करा हुआ था। अब जब सलीम जी ने वही पैराग्राफ ट्रांसलेट करा, उसमें एक अलग मजा था, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, मगर वही उसका मैं कह बहुत, रहा हूँ, हाँ जी, वही उसका वही बहुत वही ही आपको अलग। समझना होगा। हाँ जी। आप देखिए रचना चेखव ने क्या लिखा होगा, गोगोल ने क्या लिखा होगा, हम अंग्रेजी, हमने तो कई इनके वर्क अंग्रेजी में पहले अनुवाद हुए हैं और अनुवाद से फिर हिंदी में अनुवाद हुए हैं। आपने ऐसा पढ़े हैं, या जैसे कि 100 Years of Solitude, ये वो पहले अंग्रेजी में हुआ, अंग्रेजी से हिंदी पर एकांत के 100 वर्ष हमारे पास वो किताब पढ़ने के लिए। तो कुछ चीज तो लॉस हो जाती हैं, पर आप उसे एक ओरिजिनल किताब की तरह जब पढ़ना शुरू करते हैं, एक अच्छा अनुवादक उस किताब को जो अनुवादित की है उसको एक बिल्कुल नई किताब, अच्छी किताब बना के पेश करता है, जिसे ओरिजिनल किताब की तरह पढ़ना चाहिए। मैं कहूंगा आप अलीपुरा को बारामासी की तरह तो याद रखिए कि बारामासी का अनुवाद है, पर इसे बिल्कुल एक नई किताब की तरह पढ़ेंगे। ट्रांसलेटेड बुक नहीं, ये अंग्रेजी में एक नॉवल है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये बहुत अच्छा सेगवे है मुझे सलीम यूसुफ जी को यहाँ पे इंटरजेक्ट करने के लिए। आई हैव टू ड्रैग हिम क्योंकि वो बहुत ही शाय हैं। सलीम जी नाउ, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा मत समझिएगा। उनकी जी लैंग्वेज हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड और बहुत अच्छा बोलते हैं। आप उनको तभी हमने इंसिस्ट भी करा, सलीम जी कोशिश कर रहे थे टू गेट अवे, मगर उन्होंने लिखा भी, हाँ, तो वी हैड टू ड्रैग सलीम जी कि नहीं आप आएंगे जरूर, जूम मीटिंग पे हम जूम कॉल कर देंगे मगर आप आइए जरूर। सलीम जी, कैन यू हियर मी? Can you? हाँ जी।
Thank you for staying and listening so long. Yeah. सलीम जी, ज्ञान जी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि अलीपुरा शुड बी रेड इंडिविजुअली एज अ सेपरेट एंटिटी, क्योंकि बारामासी हैड अ डिफरेंट फ्लेवर, इट हैड अ डिफरेंट टेक्सचर टू द बुक, एंड जब हम अलीपुरा को पढ़ते हैं उसमें वो है बारामासी, इट रिटेन्स बारामासी, येट इट इज अ न्यू एंटिटी ऑल टुगेदर. तो क्या सर आपको लगता है जो ट्रांसलेटेड बुक्स होती है दे बिकम एन इंडिविजुअल बुक इन देमसेल्व्स? Well, I wouldn't really know. Can you hear me clearly? थोड़ा धीरे धीरे आ रही है आपकी सर अच्छा, आवाज. मैं पास आऊँ तो कुछ हेल्प हाँ, मिलेगा? हाँ, अच्छा, जी. तो मुझे कुछ खास अंदाजा नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ. मेरे ख्याल में ट्रांसलेशन एक ट्रेडिशन होता है अच्छी किताबों के साथ, और मुझे लगता है बारामासी के साथ ऐसा ही होगा कि कोई भी एक ट्रांसलेशन उसे पकड़ नहीं पाएगा और मल्टीपल ट्रांसलेशंस निकलेंगे. हर जनरेशन का अपना ट्रांसलेशन, जैसे पुष्किन के साथ होता है या प्रूस्ट के साथ होता है, टोल्स्टॉय के साथ. तो मेरे ख्याल में बारामासी भी एक बहुत ही एंड्योरिंग काम साबित होगा. माफ कीजिएगा, मेरी हिंदी पे हाथ बहुत तंग है और अब पूरी पोल खुलने वाली है. Another thing, सलीम जी, एक जो राइटर होता है, एक ऑथर होता है, उनको एक कंफर्ट जोन अपना मिल जाता है. कोई पोएम के अंदर बहुत स्किल होते हैं, कोई अपना ड्रामा बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ थ्रिलर बहुत अच्छा लिखते हैं. बट एज अ ट्रांसलेटर, द ट्रांसलेटर हैज टू बी वेरी वर्सेटाइल. उनको सटायर भी कई बार ट्रांसलेट करना होगा, उनको फिक्शन भी, नॉन फिक्शन भी ट्रांसलेट करना होगा. तो एज अ ट्रांसलेटर क्या आपको रिसर्च करनी पड़ती है बिफोर यू ट्रांसलेट एनी बुक विद अ डिफरेंट थीम? जैसे कि ज्ञान चतुर्वेदी जी की सटायर या व्यंग की किताब थी. So did you read satirical books before you started translating Baramasi? Oh, for sure. I mean, my interest in comic writing in English and also in satire must have played a part in this translation. And perhaps that's what drew me to Baramasi and made me fall in love with the book to the extent that I did. लेकिन मैं, again, you know, मुझे कुछ पता नहीं है about the big picture, जो आपका सवाल था. क्या हमेशा ऐसा करना होगा? क्या पता. I mean, बहुत से लोग हैं जो बहुत पढ़ लिख के किताब लिखने बैठते हैं और बात नहीं बनती, और कभी-कभी बात बन जाती है अचानक से. तो अब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा पल्ला, या एक्चुअली डॉक्टर चतुर्वेदी का पल्ला मुझसे पड़ा, और ही इज अ वेरी जेनरस मैन. और यू नो, मेरी हिंदी को देखते हुए, सुनते हुए भी उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया अपनी नॉवल के साथ. तो फिर धीरे धीरे मेरा ट्रांसलेशन तो सच में रिविजन की औलाद है, यू नो, बार बार रिवाइज करने की. तो तब जाके मुझे थोड़ा सा इसका साउंड हिंदी नॉवल के अंदाज जैसा लगा. Another thing, ज्ञान जी is more extrovert. तो उन्होंने बड़े मजे से आपका किस्सा बताया कि for 5 years you were trying to translate this book. आपने नंबर भी ढूंढने की कोशिश करी ज्ञान जी की. Finally you were managed to track him down. So what attracted you Baramasi के अंदर that you were fixated कि आपको यही किताब translate करनी है and this should be your first translation? Gosh. How much time do we have, Anushka? You know, I first read Baramasi in the year 2000, which was fairly soon after it was released. And this is because not because I'm well read, in fact, I'm not at all in Hindi, but a couple of friends of mine recommended Baramasi to me. One was a colleague who was a school teacher with me, Hamad Faruqi, who's extraordinarily well read and a great force for theatre and reading at our school. And another was a student who once gave a reading from the book, and so his name is Anant Tyagi, who's now grown up, and I was amazed by the book when I first heard it read, and then Hamad Faruqi sort of pressed it on me. I read it, and the remarkable thing, Anushka, was that, of course, I mean, it's a very absorbing novel, and engaging. It has a very vivid surface. You see everything happening in front of your eyes. But what's amazing, and this is something that you will discover, Anushka, after you've finished the book, is that it grows in the mind once you've finished. Because, you know, the first enjoyment is the enjoyment of humor. And once that enjoyment fades, you begin to realize
how much more this book is about, Hmm. and how much more really. Okay, let me think in terms of that. So can you Um, put your speaker closer to your mouth? I think that will be okay, you'll for have to tell me listeners' what the point. speaker is. Is this the speaker? No. Yes, this Oh, is all the right. speaker. Is this better? Yeah, this is better. All right. Salim ji wins the competition कि कौन सबसे ज्यादा incompetent है in technology. Oh, unclass duffer any day. That's, जी, yeah. आप please बताइए. हाँ जी. Now you अच्छा, are audible. perfect. अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? Yeah, so the book really sort of grew in the mind, and जी. it grew in the mind in a very peculiar way, in a way that satire had never done for me before. And that's Okay. because, you see, this novel operates in a very sly way. I think it's one of the most sophisticated books I've read in that sense. Right. Um, it starts by drawing you into the scene, into Bundelkhand. And Yes. as you're reading, you start feeling like an honorary Bundelkhandi yourself, Right. because it has a very confiding tone, and it's as if Yeah. the writer had thrown an arm over your shoulder and was describing Right. the characters to you, and you were both Huh. laughing together at them. Yeah. And then as it goes on, what he does is he lowers the standards of behavior in chapter after chapter. You may have already Yes. noticed that between the first Yes, and the of third course. chapter. Huh. And it's as if he were turning and saying to you, do you still find this funny? Are you still Hmm. laughing? Are you Yes? still laughing? All Yes. right, let's carry on. Yes. And it's as if he were confronting you with your laughter. And then you realize that you're not a confidant to the scene, you're actually implicated in the scene. And you're implicated to the extent that you share the values of those characters, and to the extent that you find that sort of behavior funny. Because, Hmm. this is a satire, and that behavior is Hmm. not in itself funny. It is cruel. It is, it frequently dehumanizes other people. And that's another of the accomplishments of this novel, that these characters dehumanize everyone around them. But we Yes. as readers are never allowed to dehumanize them. Right. Otherwise, we'd become like them. So you have so poignantly put it, how you have explained it, because I remember when we were reading the first and the second chapter, one of the brothers, Chuttan, so Yeah. he's funny. He comes off as a really funny guy, and you wait for what he has to say about situations. Yeah. By the third and the fourth chapter, he becomes absolutely despicable. Yeah. You do not like Chuttan. You do not want Chuttan to open his mouth because you know he'll offend you. When he talks about why Anything. Binod should have a voice or not, why should women be given opinion, or Butchan himself. Butchan is shown priestly, but by third and fourth chapter, you see a violent side of Butchan where he's beating his wife. Yes. Yes, as you said, even the author is asking you, you are still finding it funny. By third and fourth chapter, you are realizing the humor ceases and the revelation and the truth comes out, where you are asking, is this the society that we are living in? So Indeed. And are you one yes, of them? yes, In finding this kind of behavior funny so far. And yes, another very interesting thing about the book to right, me was the way these four brothers divide. Because you can see, as you were pointing out, that right, Guchan is this very sattvic character who's drawn yeah, towards dharma. yeah, And then Lalla is a character who has very rajasic qualities. And he's yeah, drawn towards artha. He's always thinking of how to make a killing, how to make money, and so on. yeah, right, And then Chutan is this very frankly cynical chap. He's a yeah, tamasic character, yeah. and he has no values really He to has no speak of. values. Yeah, Yes. yeah, And he is devoted to karma. right, That's his great interest in life: attraction, love, yeah, yeah, sex, yeah, and so on. yes, And then there's this fourth son who right, succeeds in disengaging himself from traditions and culture. He's Chandu, yeah, Chandu right, indeed. And he's a yes, great scholar, and he's yes, revered in the family for being a very hard worker and great success. But he is a supremely selfish human being. And yes, he is selfish very much like his other brothers. right. Now you have to ask yourself, where are these guys picking up these cues from? What is that culture? Is it the Dubey family? Is it Yeah. Bundelkhand? Is it India? Is it something else? And are we part of that something else from where these answers come? When I look at Chandu, I'm reminded very much of NRIs to a great extent. Collecting a state subsidized education, the whole family suffering gladly for them, and then shoving off, um, Yes, out for themselves. you're right. So it's a novel of great resonance. Yes, yes.
resonances. Uh, It's still expanding in my mind. Sorry. no. You're shedding a new light to it altogether. Another thing, Salim ji, I think you must have seen there's this new zest to translate a lot of books, especially Hindi literature. You have Dharamveer Bharti new book being translated into Chandar and Sudha. You have Manu Bhandari's book being translated in recent times. There are so many new books that are being translated, especially of Hindi literature. Do you think that there's a shift of readership where people are seeking to read vernacular or languages which are not English? So there's a trend for it? I wouldn't know. That would really depend on so many things, sales figures and so on. The fact is that the exceptional translation will be as rare as the exceptional novel. Yes. So there would be a flood of translations perhaps Yes. around us today, but not all that much of it may endure. I mean, when you think back to books that we've read in translation, there are so many that stand out, and they're still in print. I mean, I'm thinking of Gillen Wright's translation of Rag Darbari. I mean, 30 years down the line, that's still available everywhere. There's Jason Grunenbaum, who's translated from, forgive me, the name escapes me just now. Good heavens, who wrote Pili Chhatri Wali Ladki? What's wrong? Uday Prakash. Indeed, thank you. So now he's a translator from Uday Prakash, and he's also translated another of his works. I think it was Dili Ki Diwar, which he's translated into English. So, I mean, there are lots of simply marvelous translations that will, how could I forget? I mean, Ajay Navaria has found a marvelous translator in Anne Brooke or Breck. Sorry, my pronunciation is off the charts. But so Anne Breck's translation of, it's called Unclaimed Terrain in English. It's a collection of short stories. Yes. And that will really stand the test of time. Right. I mean, it will always be read as much as the original. Sorry. Right. No. I'm so sorry. I'm cutting you in between. But the question that comes then, as a translator, there's this huge moral responsibility, of course, to justify the work, the original work. But there's another problem that the translator must face. You're translating the book in another language, which has a different culture, which has different set of values. There are certain words which may be present in Hindi or Bundelkhandi, which are not present in English at all. So how do you bridge that gap? How did I bridge it? Well, I must confess, sometimes I didn't try to bridge it at all and just ran away from the gap. There are things you can do with Hindi that are impossible to do with English. For instance, when you read Baramasi in Hindi, the author has a very tender way of dealing with the characters. It's always Chuttan sochte the, and Binnu ja rahi thi. Now there's no way you can translate that into English. You just don't have that register. Right. So there are things that you can try to do and things that that are just a lost cause. I saw in Alipura, there were some words that you retained. You did not write station, you did not write train station, you wrote station ja rahe hai. Because this is exactly the vernacular, that flavor of vernacular. Then all the galis you retained in the vernacular, you did not translate them. So which were the words you were very sure that you're not going to translate, which would retain the flavor of the text? Okay. Well, I started by asking myself about, the books that I had enjoyed very much in translation and how much of the original language they retained. And I found very little. I mean, if Tolstoy were done, with absolute faithfulness to, let's say, Russian tradition and the connotations of words in Russian and so on, he would become quite unreadable in English. But the point of Tolstoy is that he is a supremely readable and absorbing writer. So the translator must take Tolstoy across into the alien language, a language of which Tolstoy didn't have, all that much conception, and exchange words, never mind the cultural cost. So that was what I did with
when I started out, I must confess, I started with a list of 100 Hindi words, and that was my quota. I said I mustn't exceed 100 words. The novel is around 105,000 words or so, and Okay. I shouldn't have more than 100 Hindi words. I did not, in fact, translate all the gali. I cheated there. I retained the important concepts, but there's no way you can translate sale into English. So wherever you find an English word, Yeah. you should sort of know that is sala, sale, etc. Yeah. There's also obviously this problem as well. Maybe an Indian audience will understand a lot of Hindi words that you have retained. But if the audience was global, they will not understand some of the words that you have written over here, Hindi words. So there are a lot of translations that I have read where they have translated every word. Maybe it's for a different set of audience, keeping a global audience in mind. So that is another issue. We would be asking the last question, and I think that addresses both you and Gyanji. And that question is, I was completely shocked and surprised when Gyanji said that this is the first time that you're doing a video call with each other. He only has a photo of you. I do not know what you have, maybe a number. But I'm asking, I really thought that you would be having weekly meetings with each other where the author is completely involved in the process of translating. So what is the connection between an author and a translator when we take up such a task? I'll go first because I think Sure. Dr. Chaturvedi should have the last word on this. I struck pay dirt with Dr. Chaturvedi. He Wow. is so trusting, so generous, and kind and accommodating. If somebody were translating something I had written into another language that I knew, I would Right. probably have been extremely controlling. I might have been a control freak and always worried about, what the other person was doing and where they were Right. exceeding bounds and so on. Yeah. Dr. Chaturvedi, not at all. He gave me a long rope and, told me that I could, basically either, do well or swing from it. So when I asked him questions, and we used to talk on the phone quite regularly, he helped me with, the bits that I was finding difficult, but he didn't try to guide or control me at all. Over to you, Dr. Chaturvedi. नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो कॉल कभी नहीं किया, क्योंकि ये अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं। मैंने इनसे फोटो ये व्हाट्सएप पे नहीं है, ये कहीं नहीं, ये कहीं नहीं है, तो इसीलिए वीडियो का फिर इनसे फोटो मांगी, इन्होंने कहा मेरा कहीं फोटो नहीं है, मेरा कहीं फोटो नहीं है, मुझे खिंचवाना पड़ेगा जाके। और मेरे पास भेजने के लिए इन्होंने बाकायदा फोटो खिंचवाया, जाके फोटो खिंचवा के भेजा, और एक फोटो मेरी को शक्ल तो दिखनी चाहिए यार, तो मेरा पूरा नॉवल तुमने ट्रांसलेट किया, मुझे शक्ल नहीं तुम्हारी दिखी है। जिसने एक फोटो खिंचवाया और मेरे को भेजा। बाकी उन्होंने, देखिए क्या होता है, ये मेरा काम डॉक्टरी में भी ऐसे है कि मैं अपनी टीम, अगर मेरे को ठीक मिल गई डॉक्टरों की, जूनियर डॉक्टर्स की, और मैंने किसी भरोसा कर लिया, देन आई गो कंप्लीटली भाई, मैंने इसको, ये बातें इसके साथ हो गई, ये अच्छा करेगा। मैं हर कदम पे कि तुमने इस मरीज में ऐसा किया कि नहीं, वैसा किया, वो नहीं है। कोई चीज आएगी, देन आई एक्सपेक्ट कि हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे। वो आएगा किसी डिफिकल्ट मरीज को लेके और पूछने आएगा, इट गोज लाइक दैट। ये ट्रेडिशन एक अच्छे डॉक्टर का यही है जब आप करते हैं, और एक अच्छे लेखक का वही है कि पहला आप सिलेक्ट करते हैं जब ट्रांसलेटर, तो वहां पर है कि अब ये तो ट्रांसलेटर ने लेखक को सिलेक्ट किया, या उल्टा हुआ था, इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और इन्होंने मुझे भेजा और मुझे पसंद आया, और फिर फोन पे कई बार बातें हुई। कई बार इन्होंने कहा कि ये तो मैं इस जो टाइम आपने बताया है ये मैच नहीं कर रहा, आपके पिछले चैप्टर से ये डेट नहीं मैच कर रही है, यहाँ पर कुछ नाम गलत हो गए हैं, तो टेक्निकली कुछ जगह गलत चीजें हैं, जो टाइम लैग गलत। मैंने इससे कहा कि तुमने जितने ढंग से उपन्यास पढ़ा है मेरा, मैंने लिखने के बाद नहीं पढ़ा है, छपने के बाद, तो तुम अगर कोई गलतियां निकाल रहे हो उसको ठीक करते जाओ साथ में। तो और आप तय करो कि, क्योंकि आप एक इंग्लिश भाषा की जिम्मेदारी ले रहे हो कि आप इंग्लिश रीडर के पास जा रहे हो, तो आप इतने जिम्मेदार आदमी लगते हैं मेरे को कि जो आप डिसाइड करेंगे, क्या मैं गालियों को ऐसा का ऐसा रखूं, या मैं इसको कहीं बदलूं, क्या मैं इस वाले चीज को ऐसा कर दूं, तो मैंने इनसे कहा कि यू आर द बेस्ट पर्सन। मैं उस भाषा का उतना जानकार नहीं हूँ, आपको उतनी जानकारी है, तभी तो आपने उस भाषा में अनुवाद करने की ठानी है।
मैं कैसे आपको कहूँ, मैंने पढ़ा है अंग्रेजी में बहुत, पर मैंने मेरा क्रिएटिव वर्क उसमें नहीं है। आपकी तो 2-2 किताबें आई हैं, आपकी इंग्लिश में बहुत जो आपकी जो गति है वो मेरी नहीं है, तो आप आराम से करिए। आप देखिए, बिना फेथ के बात होती ही नहीं है। आप हर कहेंगे अच्छा अगला चैप्टर मुझे भेज देना जरा, मैं 4 आदमियों को दिखवाऊं। मेरी आपकी जनरेशन वाले बच्चे बहुत मेरे हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, और मैं उनसे पूछूं, जो मुझे, सॉरी मैं नाम किसी का ले दूंगा तो गलत हो जाएगा, अंग्रेजी का जो पल्प फिक्शन पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उस पल्प फिक्शन वाले बच्चों से पूछूं कि ये कैसा है, ये एक गलत इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा था कि सलीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और फिर जो मेरे भरोसे को सलीम ने के अलावा मेरे अलावा बहुतों ने, अब तो अलीपुरा सामने है और बड़े-बड़े एंडोर्समेंट हैं उसके, और उसको बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, तो उसमें बहुत बड़ा रोल सलीम के ट्रांसलेशन का है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, और उन्होंने बारामासी हिंदी में पढ़ने वाले चंद ही हैं जिन्होंने हिंदी में भी पढ़ लिया और अंग्रेजी में भी पढ़ लिया, और आमतौर पे वो हैं जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो मैं तो यंग जनरेशन से लेके हर एक को जो अंग्रेजी किताबें पढ़ता है, आप पढ़ के देखिए कि हिंदुस्तानी साहित्य का, चाहे वो उर्दू का हो, चाहे वो हिंदी का हो या मराठी, और उसके जो क्लासिक्स हैं, अच्छे रचनाएं हैं, पढ़ के आपको समझ में आएगा कि बहुत खूबसूरत चीजें दूसरी भाषाओं में भी लिखी गई हैं। और आप पढ़िए, अलीपुरा को जरूर पढ़िए, देखिए आप मेरे लेखन की खूबसूरती को पढ़िए, देखिए, और सलीम के ट्रांसलेशन की खूबसूरती को देखिए। तो ये दो खूबसूरत चीजें एक साथ मिल गई हैं, तो ये तो संगम है। बिल्कुल। एंड आई थिंक ज्ञान जी, बिल्कुल सलीम जी ने कहा, यू शुड ऑलवेज हैव द राइट लास्ट वर्ड, कि आप बहुत ही एलोक्वेंट वे के अंदर किसी चीज को समेट देते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से एक ऑथर और एक ट्रांसलेटर जो आपने कहा एक संगम आ पाया, एंड आई कुड लिसन टू बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी कि बारामासी और अलीपुरा कैसे बनी। तो थैंक यू सो मच इंडूज इंडियन हिस्ट्री की टीम की तरफ से। एंड आई एम सो सॉरी सलीम जी, आपको हमने रिक्रूज थे आप, और हमने आपको निकाला। मैं बहुत डरा हुआ था और आप बहुत काइंड हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलीम जी, थैंक यू, एंड थैंक यू ज्ञान जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच।